नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम समझेंगे कि जो औरंगजेब का बंगाल अभियान है वह क्यों इम्पोर्टेंट है और बंगाल में औरंगजेब क्यों अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है। इससे पहले जब भी हमने बंगाल की बात की है तो बंगाल के साथ एक चीज आप लगातार देखेंगे, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक क्या आप देखेंगे, सबसे कम नियंत्रित का मतलब दिल्ली में कई वंश आए, और इसको अगर हम आगरा के साथ जोड़ दें तो यहाँ पर कई वंश आए। दिल्ली सल्तनत आई, खिलजी आए, मतलब अलग अलग वंश आते रहे। मुगल काल तक भी हम देखते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह काफी हद तक स्वतंत्र बना रहा। अब बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो यहाँ पर व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग मतलब समुद्री मार्ग। बंगाल को समुद्र का एक्सेस है तो व्यापारिक मार्ग भी है। और बंगाल के साथ क्या और है? रेशम। रेशम यहाँ खूब होता है, तो रेशम का जो व्यापार है वह भी बंगाल में खूब होता है। यानी कुल मिलाकर जो बंगाल का क्षेत्र है वह औद्योगिक क्षेत्र है और उपजाऊ क्षेत्र है। उत्पादन भी यहाँ पर खूब होता है। बात करें हम कृषि उत्पादन की, तो व्यापार के लिए, कृषि उत्पादों के लिए, इन सब के लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे असम का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, जो पूरा पश्चिम बंगाल है वह, और जो बांग्लादेश है, इस पूरे हिस्से को कहेंगे क्या? बंगाल कहेंगे। तो बंगाल पर नियंत्रण को लेकर क्या है? विवाद है। बंगाल ज्यादातर मामलों में स्वतंत्र रहता है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने की जो कोशिश है वह लगातार होती रहती है। लगातार अलग अलग शक्तियां कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसी रेफरेंस पे आज हम समझते हैं कि जो औरंगजेब का शासनकाल है वह किस तरीके से बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और बंगाल की जो पूरी व्यवस्था है वह किस प्रकार से बदलती है। औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा था, अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध किया इसने। अब इस युद्ध में कुछ इसके पक्ष के लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया था, कुछ विपक्ष में लोग हैं जो इसके विरोध में थे। तो जब यह बादशाह बनता है तो इसके जो पक्ष के लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया था इस उत्तराधिकार युद्ध में, उसको औरंगजेब अलग अलग पद देता है, उनको प्रमोट करता है। तो इन्हीं सब में एक व्यक्ति है मीर जुमला। मीर जुमला वह व्यक्ति है जो गोलकुंडा सल्तनत में था, और खजवा की लड़ाई में यह औरंगजेब की बहुत मदद करता है। खजवा की लड़ाई शाहसूजा के साथ हुई थी। शाहसूजा भाई है किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब जब बादशाह बन जाता है तो इसे गवर्नर बनाता है, कहाँ का? बंगाल का। और टास्क क्या देता है कि आसाम और जो कोच बिहार का क्षेत्र है उस पर पूरा यह कंट्रोल स्टेब्लिश करे। अब ऐसा यह क्यों कर रहा था? उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो यह कि जो कोच बिहार का राजा है, राजा प्राण नारायण, यह मुगलों के अधीन आने को तैयार नहीं था। यह अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था चलाना चाहता था। दूसरा जो अहोम का राजा है, राजा जयध्वत सिंह, इसने कामरूप पर क्या किया? फिर से अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया। अब कामरूप के साथ क्या है? कुछ समय के लिए यह मुगलों के कंट्रोल में आया था। तो अब औरंगजेब यह चाहता था कि जो क्षेत्र कभी भी मुगलों के कंट्रोल में रहा हो वह उसके पास आ जाए। अब इस नीति को अगर आप देखेंगे दक्कन में, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की, तो दक्कन में भी तो यही चाहता था कि जो अहमदनगर का क्षेत्र है उनमें वो क्षेत्र जो मुगलों के कभी नियंत्रण में रहे हैं वह सारे क्षेत्र उसको सौंप दिए जाए। यही बात यह आसाम में भी करता है। इसके अलावा जो व्यापारिक क्षेत्र है जैसे हाथी है, चंदन है, रेशम है, यह यहाँ पर खूब मिलते हैं। अगर आप बहुत पीछे जाएं तो आप बात करेंगे अशोक की, और अशोक के समय बात आप जरूर करेंगे कलिंग अभियान की। और अगर आप कलिंग अभियान की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा कारण हमको यह दिखता है कि कलिंग का जो क्षेत्र है यह भी क्या है? पूर्वी भारत का क्षेत्र। यहाँ पर भी क्या है? हाथी हैं और चंदन है। यानी कलिंग पर हमला करने का जो अशोक का कारण है, उन कारणों में एक कारण यह भी है कि कलिंग में हाथी और चंदन बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा व्यापारिक केंद्र भी है। औरंगजेब के समय भी हम यही देखते हैं कि यह चाहता है कि पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वहां पर एक तो इसका कंट्रोल हो जाए। और कंट्रोल क्यों चाहता है? क्योंकि जो व्यापारिक क्षेत्र है, वहां के संसाधन है, उस पर औरंगजेब का नियंत्रण हो जाए। तो बिहार का क्षेत्र या कूच बिहार का क्षेत्र, वहां पर जो प्राण नारायण है वह विद्रोह कर रहे हैं। अहोम का जो राजा है जयध्वत सिंह, वह फिर से अपने क्षेत्रों को वापस ले रहा है। और पूर्वी भारत में जो संसाधन है वह इतने ज्यादा है कि औरंगजेब उस पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। तो दो तीन मुख्य कारण हो गए। अब इसने किसको भेजा? मीर जुमला को। मीर जुमला ने नवंबर 1661 के आसपास बंगाल पर अटैक करना शुरू कर दिया, या फिर हम कहें कि कोच बिहार पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एंगल आपको समझने पड़ेंगे। औरंगजेब का शासनकाल है और इसी समय जो यूरोपीय शक्तियां हैं वह भारत में सक्रिय हैं। जैसे भारत में कौन आए? सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए आपके डच, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी,
फिर आपके आए डेनिस और फिर आपके आए फ्रांसीसी। लेकिन मुख्यतः हम इन तीनों में ही कंपटीशन देखते हैं। इनमें जो आपके पुर्तगाली हैं, इनके साथ क्या है, नौसेना। बहुत बड़ी नौसेना है पुर्तगालियों के पास और बहुत ट्रेंड नौसेना है। यह नौसेना के रूप में भारत में भी इम्पैक्ट डालेंगे। जब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अपने शुरुआती चरण में जो इनकी नौसेना है वह काफी कमजोर है, लेकिन इनकी जो पैदल सेना है वह बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। बड़े युद्धों को वह जीत लेते हैं कम संख्या में सैनिकों के होने के बावजूद। उसका कारण क्या है, इनकी पैदल सेना बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अब यह शक्तियां भारत में आ चुकी हैं, तो अब यह भी क्या करती हैं, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो जो भारतीय राजा हैं उनकी तरफ यह मिलती हैं। अब यह एक दूसरे की कंपटीटर भी हैं। तो अगर एक कोई भारतीय राजा है, पुर्तगाली एक तरफ है, तो इन जनरल देखा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह दूसरी तरफ होते थे, यानी उसके अगेंस्ट कोई राजा है उसके साथ होते थे। अब यह क्रम के रूप में चलता रहा। इसी तरीके से जो पुर्तगाली हैं वह शुरुआती चरण में क्या करते हैं, मुगलों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करेंगे कि पुर्तगाली भारत से क्यों चले गए या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हो गई, उसका एक कारण हमको यह भी मिलेगा कि पुर्तगालियों ने मुगलों का साथ दिया या मुगलों के साथ वह जुड़े थे। जब मुगल साम्राज्य जो है वह समाप्त हुआ या वह कमजोर हो गया, तो पुर्तगाली भी कमजोर हो गए। अब पुर्तगाली जो है यह मुगलों के साथ जुड़े हैं और बंगाल अभियान में जो मीर जुमला का अभियान है उसमें साथ दे रहे हैं। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट यह होगा कि जो भारतीय राजा है उस समय उनकी नौसेना कोई खास स्टेब्लिश नहीं है, तो नौसेना के रूप में यह काफी कमजोर है। यानी अगर कोई ऐसा युद्ध होगा जिसमें नौसेना का प्रयोग किया जाएगा, समुद्री रास्तों का प्रयोग किया जाएगा, समुद्री युद्ध क्षेत्रों का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर भारतीय राजा कमजोर पड़ते थे। यही बात मीर जुमला को पता थी, यही बात औरंगजेब को पता थी, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों का, डचों का, इन सब का साथ लिया। दिसंबर 1661 पर कोच बिहार पर आक्रमण किया गया। अब जो इनका राजा है फरार नारायण, इसको पता था कि युद्ध यह सामने सामने नहीं लड़ पाएगा, तो यह पहाड़ों की ओर चला गया। इस कोच बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसका नाम रखा गया आलमगीर नगर। तो कोच बिहार का नाम बदला गया और बदल कर रखा गया आलमगीर नगर। अब यहाँ एक व्यक्ति है इसफदियार खान, इसको फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया और मीर जुमला अब यहाँ से आगे बढ़ने लगा। और आगे अब कहाँ जाएगा, आसाम की तरफ, क्योंकि बिहार के एक बड़े क्षेत्र पर या बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर इसने कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया है। जनवरी 1662 से यह असम अभियान की शुरुआत करता है और फरवरी 1662 जाते जाते ये जो गुवाहाटी का क्षेत्र है वहां पर कब्जा स्टेब्लिश कर लेता है। आहोम के राजा लड़ते हैं, लड़ाइयां होती है, जैसे समधरा की लड़ाई, तिंगलुगढ़ की लड़ाई, कुछ लड़ाइयां होती है, लेकिन जो नौसेना वाली बात है वह ज्यादा ताकतवर साबित होती है और असम अभियान में भी मीर जुमला को सफलता मिलती है। अब जो कामरूप का क्षेत्र है जिस पर नियंत्रण के लिए औरंगजेब ने भेजा था, जो पहले कभी मुगलों के नियंत्रण में था थोड़े समय के लिए, उसको वह फिर से अपने कंट्रोल में ले आता है। लेकिन मीर जुमला आगे और बढ़ता है, आहोम की जो राजधानी है गढ़वाल, वहां पर अटैक करता है और उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब जो इनका राजा है जयध्वज, यह और आगे भाग जाता है। लेकिन अब यह मार्च का महीना है और महीना कौन सा स्टार्ट हो गया है, बारिश का, और जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहां पर बारिश भी खूब होती है। अब जब बारिश ज्यादा होगी तो क्या क्या चीजें डिस्टर्ब होंगी, एक तो नौसेना, दूसरे पैदल सेना, और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होगी वह होगी रसद सप्लाई। अब इस समस्या से मुगल सेना जूझने लगी। बारिश के मौसम में ही जो जीव जंतु हैं जैसे मच्छर वगैरह यह ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो जो बीमारियां हैं वह भी खूब फैलेंगी। अब मुगल सेना इससे परेशान होने लगी। इसी बीच होती है कालीबोर की लड़ाई। अब जो आहोम राजा है वह वहां के स्थानीय लोग हैं, वहां के मौसम से, वहां की स्थितियों से, वहां के भौगोलिक स्ट्रक्चर से वह काफी ज्यादा वाकिफ है, उनको चीजें ठीक से पता है। जैसे हमने बात की थी दक्कन में, तो दक्कन में जब भी लड़ाइयां पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं तो वहां पर हमेशा मराठा ज्यादा सक्रिय होते हैं। मराठा हारते कब है बाद में, जब वह उत्तर भारत में आके लड़ते हैं, मैदानों में लड़ते हैं, तब मराठा हारते हैं। अदरवाइज मराठा जब भी पहाड़ों में लड़ते हैं मराठाओं से कोई जीत नहीं पाता है। इसी तरीके से जो आहोम के राजा है जब वह अपनी स्थानीय परिस्थितियों में लड़ते हैं, अपने स्थानीय क्षेत्र में लड़ते हैं, तो उनको भी लड़ा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और खास करके जो मौसम है अगर वह उनके दुश्मन के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर आहोम राजा कई टक्कर देते हैं और मुगल सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है, इनको पीछे होना पड़ता है। लेकिन अंत में जो आहोम के राजा है और मुगल हैं, इनके बीच एक संधि होती है। संधि का नाम क्या है, घिला जरीघाट की संधि। यह संधि हो जाती है।
सामान्य संधि की शर्तें होती हैं, जैसे मुगल सामान्यतः करते हैं। क्या क्या शर्तें हैं? जो आहोम राजा है वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, वार्षिक रूप से टैक्स दे, और किसी एक राजकुमारी का विवाह मुगल पक्ष से हो जाए, और मुगलों को कुछ क्षेत्र भी दिया जाए। इस तरीके से यह संधि हो जाती है। अब मीर जुमला वापस होना शुरू होता है, लेकिन ढाका लौटते समय मार्च 1663 में इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो मुगल सेना फिर से कमजोर पड़ जाती है। अब जब मुगल सेना कमजोर पड़ेगी तो जो आहोम के सैनिक हैं वह मजबूत पड़ेंगे। 1667 जाते जाते मुगलों को आसाम से बाहर कर दिया आहोम के सैनिकों ने। आहोम के सैनिक यहाँ बड़ी ताकत से रहते हैं, स्थानीय परिस्थितियां उनका साथ देती हैं, मुगलों का कोई बड़ा नेतृत्व करता नहीं है, और अंततः आसाम में फिर से आहोमों का कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है। अब एक अगला अभियान होगा शाइस्ता खान का अभियान। यह शाइस्ता खान कौन है? यह मामा है किसका? औरंगजेब का। यह वही शाइस्ता खान है जिसका पुणे के किले में अंगूठा काटा था किसने? शिवाजी ने। यह आपको शायद ध्यान हो। तो अब इस शाइस्ता खान को भेजा जाता है पूर्वी भारत में कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए। परिस्थितियों में थोड़ा चेंज हुआ था। चेंज क्या था? जो चटगांव का राजा है इसने भी क्या किया था, जो पुर्तगाली सैनिक है इनको भर्ती कर लिया था अपनी तरफ। अब यह जो आपका चेंज है यह लगातार आपको दिखेगा। पुर्तगाली कभी किसी की तरफ से दिखेंगे आपको, अंग्रेज कभी किसी तरफ से आपको दिखेंगे। लगातार यह स्वैप चलता रहेगा, अपना पक्ष यह लोग बदलते रहेंगे। तो अब जो पुर्तगाल के सैनिक है वह भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती हैं। कहां पर? अराकान की राजा की सेना में। अराकान अगर आपको याद हो तो शाह सूजा से यह कनेक्टेड है। शाह सूजा कौन है? औरंगजेब का भाई। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो इस उत्तराधिकार युद्ध के दौरान जो शाह सूजा है यह पूर्वी भारत में भाग गया था। पूर्वी भारत में भी यह अराकान में भाग गया था। आरोप यह था इस पर, जो अराकान के राजा ने लगाया था, कि यह कोशिश क्या कर रहा है, अराकान के राजा को ही हटा दे और हटाकर सत्ता पर कंट्रोल कर ले। तो परिवार सहित शाह सूजा को मार दिया गया था। यह पूरा घटनाक्रम हम जानते हैं। अब जब यह सब कुछ हुआ था तो औरंगजेब भी चाहता था कि इस क्षेत्र पर कंट्रोल किया जाए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसके भाई को मारा था इसलिए यह बहुत ज्यादा क्रोधित था। यह बात बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं होती है। क्यों नहीं जस्टिफाई होती है? यह खुद मारना चाहता था अपने भाई को। तो कुल मिलाकर व्यापारिक लाभ था, भौगोलिक विस्तार करना था। इन सारे कारणों से यह फिर से अभियान शुरू करता है। जो अराकान का क्षेत्र है वहां पर मैग हैं, मैग स्थानीय सैनिक हैं और पुर्तगाली सैनिक हैं। यह क्या करते थे? बंगाल में अटैक करते थे और बंगाल में जो व्यापारी हैं उनको लूट लेते थे। अब बंगाल के इन व्यापारियों में मुगलों के भी लोग थे। तो बंगाल में अव्यवस्था फैलाने का जो काम है वह अराकान के लोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसको? औरंगजेब को। अब यहाँ पर जो अंग्रेज है वह मदद करते हैं किसकी? औरंगजेब की या फिर मुगल सेना की। अभियान शुरू हुआ 1665 के आसपास। शाइस्ता खान को बनाया गया बंगाल का सूबेदार। मीर जुमला इससे पहले था, मीर जुमला की डेथ हो गई तो अब बनाया गया किसको? शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान ने क्या किया? चाचों से मदद ली और जो पुर्तगाली है उनको घूस देने की कोशिश की। शाइस्ता खान ने क्या किया? इसका एक बेटा है उमेद खान, इसको कमांडर बनाया और कमांडर बनाकर भेजा इस अभियान के लिए। सबसे पहला काम इन्होंने यह किया कि जो सोन द्वीप है उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। सोन द्वीप है कहाँ? यह अराकान से बाउंड्री शेयर करता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले वहां पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और उस द्वीप को अपना बेस बनाया। अब बेस बनाकर हमला करेंगे। इन सब के बीच जो पुर्तगाली जहाज हैं, वहां के सैनिक हैं, इन्होंने धीरे धीरे अराकान का साथ छोड़ दिया और मुगलों ने इनको खूब सारा पैसा दिया, धन दिया, लालच दिया। यह मुगलों की तरफ चले गए। तो अब अराकान की जो सेना है वह कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाली हैं जब यह निकलेंगे तो सैन्य व्यवस्था जो है वह पूरी तरीके से कमजोर होगी और उनमें सबसे मेन जो इनकी नौसैनिक व्यवस्था है वह कमजोर हो जाएगी। अब मुगल सेना अटैक करती है और कर्णफुली नदी के मुहाने पर जो अराकान की सेना है उसको पराजित कर देती है। अब मुगल आगे बढ़ते हैं या शाइस्ता खान आगे बढ़ता है। अब यह कंट्रोल करने की कोशिश करता है चटगांव को। चटगांव को यह घेर लेता है और घेर कर दोनों तरफ से हमला करता है। इसके पास नौसेना भी अच्छी खासी है, पुर्तगाली इसकी तरफ आ चुके हैं, तो समुद्री मार्ग से और जमीनी स्तर से दोनों तरफ से यह हमला करता है। अराकान भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी नौसेना नष्ट हो चुकी है, पुर्तगालियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो अराकान का क्षेत्र भी मुगलों के कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या है? जो आपका उमेद खान है जिसको कमांडर बनाया था, यह एक विजयी कमांडर के रूप में यहाँ पर प्रवेश करता है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसका नाम बदला जाता है। नाम बदल कर रखा जाता है इस्लामाबाद और इसको बनाया जाता है मुगलों के फौजदारी का मुख्यालय। यानी यहाँ पर अब एक सेना रहेगी, कमांडर रहेगा और वह कमांडर कौन है? उमेद खान।
और नाम बदल दिया, नाम बदल कर रख दिया इस्लामाबाद। यह सारे परिवर्तन हो गए। तो इस तरीके से जो बंगाल का क्षेत्र है, आसाम का क्षेत्र है, बिहार का कुछ क्षेत्र है, या उस समय का जो पूरा बंगाल है, उसको लेकर औरंगजेब की जो नीतियां हैं, जो अभियान है, जो उसने किए हैं, उसे हमने समझा। कैसे कंट्रोल स्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो यह अभियान करते हैं, कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है, कैसे कैसे अपना पाला बदल रहा है, यह सब कुछ हमने समझा। आने वाली वीडियोज में इस क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल से समझेंगे कि कैसे औरंगजेब अलग अलग अभियान करता है, मराठाओं से जो उसका संघर्ष है वह कैसे है, कैसे राजपूत शक्तियां उससे धीरे धीरे अलग हो जाती हैं, उन सबको हम डिटेल से समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।